एक दिन सफलता आपके चेहरे पर चमकेगी और उस दिन बाकी लोगों के चेहरे की क्रीम फीकी पड़ जाएगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मुख्य सेविका भर्ती 2022 की तैयारी आप बहुत अच्छी कर रहे हैं। आपके कमेंट्स बताते हैं, आपके मॉक टेस्ट के स्कोर बताते हैं कि आप लोगों ने बहुत ही मेहनत की है और उस मेहनत का परिणाम भी आपको शीघ्र ही मिलेगा जब आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई होगी और आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे। लेकिन उससे पहले आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी। मैं बार बार रोज यही बात कहता हूं ताकि आपके मन में लगातार बना रहे, छप जाए कि जो मेहनत है उसे नहीं छोड़ना है। जो निरंतरता आपने बना कर रखी है अपनी पढ़ाई में, उसे छोड़ना नहीं है, उसका त्याग नहीं करना है, वरन उसमें और कुछ जोड़ना है, उसमें और मेहनत करनी है। इसीलिए आपके लिए ये सीरीज लेकर आई है मुख्य सेविका के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उस सीरीज में आपका ये 5वां वीडियो होगा और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। कुछ प्रश्न आपके पुराने होंगे, एक दो प्रश्न आपके नए भी हो सकते हैं, तो उनको भी अच्छे से करिएगा और निरंतरता बनाए रखिए। इसी तरीके से आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत में टीकाकरण किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन 1 है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन 2 है बी आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी है सार्वभौमिक टीकाकरण मंत्रालय और डी है आपका उपर्युक्त सभी। बताइएगा, भारत में टीकाकरण किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सार्वभौमिक टीकाकरण मंत्रालय या उपर्युक्त सभी। भारत में टीकाकरण किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा और निश्चित रूप से आप में से हर कोई इसका सही उत्तर बता रहा होगा कि बी ऑप्शन सही है। बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में टीकाकरण प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है आपका, पेंटावायलेट वैक्सीन किन रोगों से बचाता है? 1 नंबर पर मीजल्स पोलियो पर्टूसिस, 2 नंबर पर एनीमिया मस्तिष्क ज्वर यक्षमा, 3 नंबर पर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी टिटनेस और 4 नंबर पर डिप्थीरिया काली खांसी हेपेटाइटिस बी। तो बताइएगा, इन जो नंबर दिए गए हैं, जो कोड दिए गए हैं, इनके आधार पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए है आपका 1 2 3 4 या बी 2 3 4 या सी 3 4 या डी 1 4। पेंटावायलेट वैक्सीन किन रोगों से बचाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका सी 3 और 4। 3 में क्या है? हीमोफिलसिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी टिटनेस और डिप्थीरिया काली खांसी हेपेटाइटिस बी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत में सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ए 1980, बी 1985, सी 1978 और डी ऑप्शन है आपका 1982। बताइएगा, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो तीसरे का सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन 1985। क्लियर आपको? 1985। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में कौन सार्वभौमिक टीकाकरण का उद्देश्य नहीं है? निगरानी हेतु जिला स्तरीय प्रणाली विकसित करना, निगरानी हेतु पंचायत स्तरीय प्रणाली विकसित करना या टीकाकरण कवरेज का प्रसार या उपर्युक्त सभी। बताइएगा, दिए गए विकल्पों में कौन सार्वभौमिक टीकाकरण का उद्देश्य नहीं है? चौथे का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चौथे का सही उत्तर है आपका बी, बा ऑप्शन, निगरानी हेतु पंचायत स्तरीय प्रणाली विकसित करना। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, OPV का टीका किसके माध्यम से दिया जाता है? बताइएगा, ओरल पोलियो वैक्सीन का टीका किसके माध्यम से दिया जाता है?
अंतरापेशीय इंजेक्शन के माध्यम से, मुख के माध्यम से, या आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा ओपीवी का टीका किसके माध्यम से दिया जाता है? इसका सही उत्तर आपको बताना है, बहुत ही आसान है, कई बार आप कर चुके हैं। तो इसका सही उत्तर है मुख के माध्यम से। अगला प्रश्न है आपका, रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1861, वर्ष 1862, वर्ष 1863 या वर्ष 1864? बताइएगा रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? छठे का आपका सही है सी ऑप्शन, वर्ष 1863। अगला प्रश्न है आपका, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई को, 8 मई को, 13 मई को या 12 मई को? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 7वें का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 8 मई। क्लियर आपको? क्या बी ऑप्शन 8 मई बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। यही आज का आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO कब मनाया जाता है? जो WHO का स्वास्थ्य दिवस है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। यहां पर ब्रैकेट में WHO नहीं होना चाहिए था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को या 7 अप्रैल को या 22 अप्रैल को या 15 अप्रैल को? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका 8वें का बी ऑप्शन, 7 अप्रैल। क्लियर आपको? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2022 का विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस की थीम क्या थी? बताइएगा वर्ष 2022 विश्व स्वास्थ्य दिवस के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम क्या थी? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, या हेल्थ कवरेज, एवरीवन एवरीवेयर, या एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण, या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? बताइएगा वर्ष 2022 के विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम क्या थी? जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है उसके लिए एक थीम की घोषणा की जाती है, तो वो थीम कौन सी थी, यह आपको बताना है प्रश्न नंबर 9 में। देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि करंट अफेयर्स नहीं आएगा, लेकिन देखिए ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, लेकिन आपके टॉपिक में विश्व स्वास्थ्य संगठन है तो आएगा। आपके टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको ध्यान से पढ़िए। क्लियर आपको? योजनाएं हो या दिवस हो या संगठन के थीम हो, ये कई चीजें मैंने आपको करवा रखी हैं, आगे भी करवाता रहूंगा, लेकिन आपको एक सजगता दिखाई, आप में क्या एक सजगता होनी चाहिए, सेल्फ आपका जो आत्म ज्ञान है वो भी जागृत होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। जब आप अंदर से जागृत नहीं होंगे तो समस्याएं आपको जीवन में देखने को मिलेंगी। अंदर से जागा हुआ व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं हो सकता। उसे पता है कि समस्या का समाधान कैसे होगा। जो समस्या को लेकर बैठकर रोना रोते हैं वो बहुत ही कमजोर और बेकार किस्म के हृदय होते हैं। एक मजबूत व्यक्ति, एक मजबूत इरादों वाला व्यक्ति कभी भी समस्या को देखकर रोता नहीं है, परेशान नहीं होता है, क्योंकि वो समाधान की तरफ बढ़ जाता है। तो आपको भी समाधान की तरफ बढ़ना है, समस्या को लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। अगर धूप है बाहर तेज तो आपको छाते की जरूरत है, वृक्ष के नीचे पहुंचने की जरूरत है। धूप को लिए रोने की जरूरत नहीं है कि बहुत तेज धूप है। वैसे ही जीवन की समस्याएं हैं। क्लियर आपको? प्रश्न का 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। क्लियर आपको? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। और अगर आपका 7 अप्रैल के बाद पेपर होता है तो आपका 2023 का थीम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका, भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन कंट्री ऑफिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कंट्री ऑफिस यानी कि क्षेत्रीय मुख्यालय, ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी अहमदाबाद, डी मुंबई। बताइएगा भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन कंट्री ऑफिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई। 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का सही उत्तर है आपका दिल्ली। क्लियर आपको? दिल्ली ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका,
निम्न में से परामर्श का सिद्धांत है? स्वीकृति का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, विश्लेषण का सिद्धांत या व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत? ये दूसरे नंबर पर सीखने का सिद्धांत लिखा है, इसको आप सिद्धांत कर लीजिएगा। क्लियर है आपको? निम्न में से परामर्श का सिद्धांत क्या है? बताइएगा, निम्न में से परामर्श का सिद्धांत क्या है? तो 11वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? स्वीकृति का सिद्धांत होता है परामर्श के सिद्धांत में, सीखने का सिद्धांत भी होता है ना? और आपका क्या होता है? विश्लेषण का सिद्धांत, व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत भी होता है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 सही है। क्या? 1, 2 और 4 सही है परामर्श का सिद्धांत। ठीक है, विश्लेषण परामर्श देने वाला करता है, ठीक है, लेने वाला नहीं करता है। स्वीकृति का सिद्धांत यानी कि जो बता रहा है कोई, उसको स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए आप में, सीखना भी उससे आना चाहिए, और सम्मान कि सामने वाले का सम्मान भी करे। ठीक है, तो 11वें का सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, परामर्श की विधियों में सम्मिलित होता है मौन धारण, स्वीकृति, पुनरावृत्ति या उपयुक्त सभी? बताइएगा, परामर्श की विधियों में सम्मिलित होता है। 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, संचार में निस्यंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए, निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? ए है आपका लघु परिधिकरण, बी है स्पर्शीय संचार, सी है गतिकी और डी ऑप्शन है आपका पराभाषा। 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका स्पर्शीय संचार। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं? बताइएगा, औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण है? सूचना या नियंत्रण या समझौता या संगठन? बताइएगा, संचार के बारे में काफी डिटेल से मैंने आपको पढ़ा दिया है, यूट्यूब पर भी, गरिमा बैच में भी, और पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी गई है गरिमा बैच और प्रतिज्ञा बैच वालों को। अब आपको अच्छे से रिवीजन करना है, एक एक चीज को समझना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, नियंत्रण। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है? जन संप्रेषण, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण या अंतः समूह संप्रेषण? बताइएगा, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है? तो 15वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा, जन संप्रेषण। जन संप्रेषण कैसे किया जाता है? रेडियो के माध्यम से किया जा सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है, अखबारों के माध्यम से किया जा सकता है, माइक के माध्यम से किया जा सकता है, और कैसे किया जा सकता है, और जो पत्रिकाएं होती हैं, मैगजीन होती हैं, उनके माध्यम से भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, अवांछित रोगजनक सूक्ष्मजीवों को उचित उपचार के बिना जल में विसर्जित करने से इनमें से कौन सा कठिन रोग नहीं होता है? पीलिया यानी कि जांडिस, अस्थमा, हैजा यानी कि कालरा, पेचिस यानी कि अतिसार। अवांछित रोगजनक सूक्ष्मजीवों को उचित उपचार के बिना जल में विसर्जित करने से इनमें से कौन सा कठिन रोग नहीं होता है? 16वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16वें का सही उत्तर है आपका बी, अस्थमा। अस्थमा पानी की गंदगी से नहीं होने वाला रोग है। ठीक है, पानी की गंदगी वाले रोगों को और पानी के बिना गंदगी के रोगों वालों को आपको यहां पहचानना था। अगला प्रश्न है आपका, मलेरिया को रिक्त स्थान के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, कुनैन या पैरासीटामोल या पेनिसिलिन? बताइएगा, मलेरिया को रिक्त स्थान के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? 17वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 17वें का आपका बी ऑप्शन सही है, कुनैन। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, ओटीसी क्रोसिन एक रिक्त स्थान दवा है। बताइएगा, ओटीसी क्रोसिन एक रिक्त स्थान दवा है, दर्दनाशक है, रोगाणुरोधक है, ज्वरनाशक है या दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक दोनों है? बताइएगा, ओटीसी क्रोसिन एक दवा है,
कैसी दवा है यह आपको बताना है। दर्दनाशक, रोगाणुरोधक, ज्वरनाशक, दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक दोनों। तो 18वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दर्दनाशक और ज्वरनाशक दोनों। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है गुर्दे की खराबी का, हृदय रोग का, हेपेटाइटिस का या कैंसर का? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है, किसका उपचार किया जाता है यह आपको बताना है। गुर्दे की खराबी, हृदय रोग, हेपेटाइटिस या कैंसर। 19वें का जो सही उत्तर हो वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका कैंसर। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मलेरिया को रिक्त स्थान से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है? बलूत वृक्ष, अम्लसात वृक्ष, अमलतास वृक्ष या सिनकोना वृक्ष या बेलाडोना वृक्ष? बताइएगा मलेरिया को रिक्त स्थान से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है। 20 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, सिनकोना वृक्ष। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान मां और नवजात शिशु को बचाव हेतु कौन सा रोग प्रतिरोधक टीका दिया जाता है? बताइएगा गर्भावस्था के दौरान मां और नवजात शिशु को बचाव हेतु कौन सा रोग प्रतिरोधक टीका दिया जाता है? टेटनस का, पोलियो का, हेपेटाइटिस का या बीसीजी का? बताइएगा गर्भावस्था के दौरान मां और नवजात शिशु को बचाव हेतु कौन सा रोग प्रतिरोधक टीका दिया जाता है? 21 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए ऑप्शन, टेटनस का। अगला प्रश्न है आपका, इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर, लैंडस्टीनर, रॉबर्ट कोच या लुई पाश्चर? बताइएगा इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर हैं या लैंडस्टीनर हैं या रॉबर्ट कोच हैं या लुई पाश्चर हैं? 22 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया 2008 में, 1975 में, 1980 में या 1996 में? बताइएगा विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया। 23 का जो सही उत्तर है आपका वो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, 1980 में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है यकृत, कान, मस्तिष्क या हृदय? बताइएगा ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह क्या है? यकृत है या कान है या मस्तिष्क है या हृदय है? तो 24 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मस्तिष्क। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, एलिसा परीक्षण किया जाता है टाइफाइड की पहचान के लिए, एड्स की पहचान के लिए, क्षय रोग की पहचान के लिए या मधुमेह की पहचान के लिए? बताइएगा एलिसा परीक्षण किया जाता है टाइफाइड की पहचान के लिए, एड्स की पहचान के लिए, क्षय रोग की पहचान के लिए या मधुमेह की पहचान के लिए? तो 25 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा है? वो सही उत्तर है आपका एड्स की पहचान के लिए। क्लियर आपको? तो ये रहा आपका मुख्य सेविका के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का अगला वीडियो, यानी कि 5वां। उम्मीद करता हूं आपने पूरी क्लास को बहुत ही अच्छे से किया होगा, सभी प्रश्नों को ईमानदारी से हल किया होगा और एक एक प्रश्न का उत्तर भी ईमानदारी से दिया होगा। आपकी तैयारी के लिए यही सबसे जरूरी है। आप अपने प्रति ईमानदार रहें, अपने फ्यूचर के लिए सजग रहें। आपकी योजना आपके फ्यूचर से जुड़ी होनी चाहिए। क्लियर है आपको? तो निरंतरता बनाए रखिए और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको खुद पर भरोसा करना होगा। क्लियर आपको? तो लगातार मेहनत करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है वो कब मनाया जाता है, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करने की कोशिश करता हूं। 20 से 22 मिनट की ही क्लास होती है जिसमें आप 25 प्रश्न कर लेते हैं। उसमें भी आप में से कोई कमेंट करता है कि कम प्रश्न पढ़ा करिए, धीरे धीरे प्रश्न पढ़ा करिए, जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ा करिए। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको थोड़ा तो धैर्यवान बनना ही होगा। आप सरकारी नौकरी करने जा रहे हैं, इतना धीरज मत खोइए कि 20 मिनट की क्लास भी आपसे अटेंड नहीं की जा रही है, आप 20 सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से समस्या यहां पर नहीं है, समस्या आपके दिमाग में है।
आप धीरज नहीं रख पा रहे हैं तो धीरज मत खोइए, धैर्यवान बनिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। सिर्फ आपको नहीं पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है जो थोड़ा कमजोर है, जो पहली बार पढ़ रहा है, तो उसके लिए प्रश्नों का रिवीजन भी तो जरूरी है, रिपीटिशन भी जरूरी है। जरूरी नहीं कि सभी को एक बार में सुनने में आ जाए, तो दूसरे के लिए भी जरूरी समझिए। सिर्फ अपने को देखकर हर चीजों की तुलना मत करिए, आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे, आपको सिर्फ दुनिया में बुरे लोग ही दिखेंगे। दूसरे की जगह पर खड़े होकर देखिए कि वहां से भी कोई सही तरीका है क्या उस चीज का। क्लियर है आपको? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।